चलो जी, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े इस चैप्टर में। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़े। उसके बाद हम लोग कल डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करें, जिसमें डी ब्रोगली साहब ने कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। ये था डी ब्रोगली साहब का हाइपोथेसिस, मतलब उनका एक स्टेटमेंट जिसका प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व के बेसिस पर कुछ कंक्लूजन दिए और वो उसका विदाउट एनी प्रूफ उन्होंने ये बात कह दी थी। जब उन्होंने ये बात कही उसके बाद साइंटिस्ट्स में ये होड़ मच गई कि अगर ये बात में दम है, अगर इनकी बात में सच में दम है तो इस चीज को प्रूव करना होगा एक्सपेरिमेंटली। तो उसी चीज को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली जिन लोगों ने प्रूव किया उसमें कुछ नाम आते हैं जैसे डेविसन एंड गर्मर। ठीक है, जीपी थॉमसन जो जे थॉमसन साहब के बेटे थे, उन्होंने भी इस चीज को प्रूव किया। तो आपके सिलेबस में जो हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका पढ़ना है वो है आपका डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग डालिए डेविसन, 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 डेविसन एंड गर्मर, डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है ये एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करने का एक अटेम्प्ट था कि जो डी ब्रोगली साहब बोल रहे हैं वो बात सही है। चलिए जी, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसका एपरेटस बनाने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट का। वो एपरेटस हम पहले बना लेंगे, उसके बाद आप ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ड्रॉ कीजिए डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट का एपरेटस। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं इस एपरेटस को कि इस एक्सपेरिमेंट में जो सारे कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये सब क्या है और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले इधर आपका एक टंगस्टन का फिलामेंट है और ये टंगस्टन फिलामेंट एक लो टेंशन बैटरी के साथ कनेक्टेड है। लो टेंशन बैटरी मतलब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस काफी कम है, जिसका ईएमएफ कम है। इससे हमने इसको कनेक्ट करके रखा है। अभी क्या है, ये जो रेड वाला है ये है बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग। यहां पर आपको ये बाहर बनाया गया है, बट एक्चुअल में ये बेरियम ऑक्साइड का जो कोटिंग है वो टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये ऊपर लगाया जाता है तो इसको अलग से दिखाया गया है ताकि पता चले कि इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग लगाया गया है। अब ये क्यों लगाया गया है? जब आपका बैटरी ऑन होगा क्या होगा? टंगस्टन गर्म होगा, टंगस्टन हीटअप होगा। टंगस्टन हीटअप होगा तो उसके ऊपर लगा क्या हुआ है? बेरियम ऑक्साइड। और बेरियम ऑक्साइड ही यहां पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन काफी कम होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? The minimum energy required to move an electron. The minimum energy required to eject the electron out of a metal is known as work function. तो बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन काफी कम होता है, इसलिए इसको यूज किया गया है। तो जैसे ही टंगस्टन गर्म होगा, टंगस्टन से हीट लेकर के बेरियम ऑक्साइड भी गर्म होगा और जैसे उसका वर्क फंक्शन आप अचीव कर लेंगे वहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। यहां पर आपने क्या रखा है? एक छोटा सा सिलेंडर आपने रखा है जिसमें एक बहुत ही छोटा होल है और इस पर भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर बना करके आपने रखा हुआ है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, यहां पे है पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट होगा। मतलब यहां से जितने वेलोसिटी के साथ वो निकला था उससे कहीं ज्यादा वेलोसिटी के साथ ही यहां तक पहुंचेगा जब ये सिलेंडर होल से पास करेगा। सिलेंडर पे होल बनाने का रीजन क्या है? ताकि आपका इलेक्ट्रॉन एक बीम के फॉर्म में पहुंचे। समझ रहे हो? एक हाई इंटेंसिटी बीम के फॉर्म में आपका इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बना लिए, इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचा भी दिए। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब इस निकल क्रिस्टल से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, और ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ही नहीं, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग होगा। यहां पर स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में स्कैटर करेंगे और कितने डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन स्कैटर किया है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने यहां पर एक डिटेक्टर को लगा रखा है। ये डिटेक्टर एक स्केल पर रखा हुआ है ताकि हम एंगल से पता कर सके कि भाई कितने एंगल पर हमको कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। आ रहा है समझ में? कैसे डिटेक्टर काम करता है? तो डिटेक्टर में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये डिटेक्ट करेगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्ट करेगा और उस डिफ्लेक्शन से हमको पता चल जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां पर कितना इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है। आई बात समझ में? तो मोटा मोटी बात यह है कि यहां से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन टकरा करके जब वापस स्कैटर करेगा, सारे डायरेक्शन में स्कैटर करेगा, तो किस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन है वो हमको डिटेक्टर बता देगा। आई बात समझ में?
एपरेटस समझ गए। अब समझते हैं कि जब ये एक्सपेरिमेंट डेविसन एंड डॉर्मर ने किया, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, उनको देखने को क्या क्या मिला। तो सबसे पहले देखने को जो चीज मिली, सबसे पहले देखने को वो चीज मिली वो ये थी, उन्होंने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर बना करके रखा था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बहुत सारे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किया गया था। मतलब ये जो आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, बहुत सारे वेरियस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन की जो सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी देखने को मिली थी वो मिली थी 44 से 68 वोल्ट के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फिगर को आपने बना लिया है, इस फिगर को मिटाते हैं और अब हम उसका उनका जो ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन को हम लिखते हैं, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट, द experiment was conducted for various accelerating potential. The experiment was conducted for various accelerating potential, for various accelerating potential out of which the intensity of reflected electrons was significant for 44 to 68 वोल्ट, 44 to 68 वोल्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, the intensity was maximum for 54 volts, ऐसे लिख दो, आपका the intensity was maximum for an accelerating potential of 54 volts and an angle of that too for an angle of phi is equal to 50 degrees, ठीक है जी। तीसरी बात क्या थी कि इवन अच्छा, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद तीसरी बात पर आएंगे। लिखिए इन दोनों पॉइंट्स को, लिख लिए, चलो समझो। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये अलग अलग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए किया गया। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कौन सा है, ये जो पोटेंशियल है जो आपको इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहा है, ये है आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और अलग अलग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। जब अलग अलग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी थी वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कहां से कहां तक थी, 44 to 68 वोल्ट्स के बीच में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनकी जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी सिग्निफिकेंट आपको कब मिली, जब आपने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को 44 से 68 वोल्ट के बीच में रखा था। दूसरी बात, इसके बीच में भी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां पर थी, तब थी जब आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट का था, 54 वोल्ट का, तब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी थी। और कितने एंगल पर थी, तो 50 डिग्री। जब आपका फाई 50 डिग्री पर था तब आपका इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी जो आपको देखने को मिली वो सबसे ज्यादा मिली। आई बात समझ में। अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। even when a single electron was accelerated to strike the nickel crystal, its presence
was its presence was felt at multiple angles and its intensity was maximum for phi is equal to 50 डिग्री। इस पॉइंट को लिखिए, तब इसके बाद मजा आएगा कि भाई हुआ क्या। चलो जी, अब आते हैं, अब आपको पूरा एक्सपेरिमेंट फील होगा कि भाई यहां पे हुआ क्या, कैसे क्या हुआ। आपने बोला कि सर टंगस्टन फिलामेंट से हमें इलेक्ट्रॉन को, बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ये जो आपका है हाई पोटेंशियल, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा इसका वेलोसिटी काफी ज्यादा हो चुका होगा। फिर निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करने के बाद ये वापस लौटेगा और हर डायरेक्शन में स्कैटर करेगा। और किस डायरेक्शन में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा। अब समझो हुआ क्या। अगर यहां से सपोज करिए आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, यहां से सिर्फ आपने एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया, तो स्ट्राइक करने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में गया होगा, कहीं भी जा सकता है। मान लो इधर गया होगा, इधर गया होगा, इधर गया होगा, इधर गया होगा, कहीं भी वो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां से एक निकला है, तो जब आप यहां से डिटेक्टर से डिटेक्ट करेंगे, तो डिटेक्टर भी किसी एक एंगल पे एक इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहां से हमने एक लड़के को भेजा और ये लड़का यहां टकरा करके बाकी किसी भी डायरेक्शन में गया, तो इधर भी जहां पे भी डिटेक्टर पकड़ेगा एक ही लड़का दिखना चाहिए। बट हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था एक, और जब डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट करना शुरू किया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन हर जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर एंगल पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक जगह हो सकता है, हर जगह कैसे हो सकता है? अगर आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन को भेजोगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, चाहे मान लो एक से ज्यादा भी है, मान लो 4 है, 5 है, अगर 4-5 इलेक्ट्रॉन आपने भेजा, तो यहां से स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन जब आएगा वहां पे वापस, तो आपको डिटेक्टर से 4-5 ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा। 4-5 जगह, मान लो यहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया, 4 से 5 जगह मिला जितना इलेक्ट्रॉन आप भेजोगे। बट जब यहां पे ऑब्जर्व किया गया तो पता चल रहा है यार इलेक्ट्रॉन हर जगह है, हर एंगल पे है। जितने एंगल पर हम यहां पर स्केल लगा करके रखे हैं, पूरे हर एंगल पे इलेक्ट्रॉन देखने को, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम आपको बोले, मान लो बोले हम सूरज को कि सूरज, हम क्लास के बाहर हैं और हम सूरज को बोलते हैं सूरज जाके क्लास में बैठिए। सूरज क्लास में बैठा, और जब हम रूम में आकर के देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि सूरज हर जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, पूरे क्लास में सूरज बैठा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? स्कैटरिंग से। कैसे? इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, अब ऐसा इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन टकरा करके टूट गया है। अगर कोई बड़ा पार्टिकल होता है तो हम बोलते हैं कि भाई टकराया और टकरा करके बिखर गया, और बिखरा तो हर जगह आपको वो पार्टिकल मिलेगा। मगर इलेक्ट्रॉन क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल, ये टूट नहीं सकता है, ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन टूटा नहीं, टकराया, टकरा के वापस आया। एक इलेक्ट्रॉन था, कहीं पर भी एक जगह मिल जाता, यहां पे मिल जाता। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन थे, कहीं भी 4 जगह मिल जाते, यहां मिलते, यहां मिलते, यहां मिलते, यहां मिलते। बट हर जगह कैसे मिल सकता है यार? ऐसा कैसे हो सकता है? तो बड़ी कमाल वाली बात हो गई ना। ऐसे सोचो ना, हम एक बच्चे को बोले जाके क्लास में बैठो, वो क्लास में जाके बैठा, जब हम रूम के अंदर आए तो देख रहे हैं वो बच्चा हर जगह है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन एक वेव बन चुका हो। एक पार्टिकल सिर्फ एक जगह दिखेगा, मगर एक वेव हर जगह दिखता है। जैसे लाइट, जब लाइट आता है तो हर जगह आपको दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो था, यहां आते आते अगर वो पार्टिकल रह जाता, सिर्फ पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल होता तो किसी एक जगह आपको मिल जाता। बट क्योंकि हर जगह मिल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर वेव नेचर शो कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आए बात समझ में? अब देखना, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, तो भाई इससे बात पता चल रही है कि इलेक्ट्रॉन हर जगह आपको मिल रहा है। दूसरी बात बताइए, आप बोल रहे हैं सर कि इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम इंटेंसिटी तभी मिलेगा जब यहां पर थीटा, जब आपका जो एंगल फाई है वो 50 डिग्री पर है। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन हर जगह है, ये तो समझ में आ रहा है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो वेव है तो हर जगह मिलेगा।
बट उसका वेव का मैक्सिमम इंटेंसिटी 50 डिग्री पर ही क्यों मिल रहा है? कल हमने पढ़ाया था आपको इंटरफेरेंस, पढ़ाया था कि जब दो वेव इंटरफेयर करते हैं तो दो तरीके से इंटरफेयर करते हैं, कभी या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे या फिर आपका डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे वहां इंटेंसिटी बढ़ के आएगी और जहां डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे वहां इंटेंसिटी आपकी घट जाएगी। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे वेव्स में टूटा और वही सारे वेव्स आगे की तरफ इधर प्रोपगेट किए, स्कैटर किए, और जहां जहां दो वेव्स आगे बढ़े एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? इंटरफेरेंस करेंगे। तो फाई इक्वल टू 50 डिग्री पर अगर आपका सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिल रहा है, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर एंगल पर जो आपका इंटरफेरेंस हो रहा है वो कैसा हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसलिए यहां पर आपको इंटेंसिटी क्या मिल रही है? बढ़ करके मिल रही है। आया समझ में? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। आपने इलेक्ट्रॉन को भेजा था यहां से। अच्छा एक बात समझना, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था ना, यहां से जस्ट इलेक्ट्रॉन निकला था, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी, उसकी वेलोसिटी बहुत कम थी। और जब वेलोसिटी कम थी तो वो कौन सा नेचर शो कर रहा था? पार्टिकल नेचर। क्योंकि आपने कल डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या बोला डी ब्रॉगली ने कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। वो पार्टिकल मूव करेगा तब उसके साथ वेव एसोसिएट होगा। यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ निकला है, मूव बिल्कुल बहुत कम वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो यहां उसके मैटर वेव्स बहुत छोटे थे, ठीक है। यहां पर उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेंट था, बट जब उसका यहां तक एक्सीलरेट आपने करवा दिया, यहां पर उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है। वेलोसिटी बढ़ चुकी है मतलब यहां पर उसका वेव नेचर डोमिनेट कर चुका है, ठीक है। और यहां पर वेव जब डोमिनेट किया, टकराया, बहुत सारे वेव्स में टूटा, वही वेव्स आपको हर जगह मिले, और जहां जहां उन वेव्स ने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया वहां पर आपको इंटेंसिटी क्या हुई? मैक्सिमम मिल गई। आया बात समझ में? तो ये था डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन हम भेजेंगे तो एक, बट मिलेगा हर जगह, ठीक है। आया समझ में? इसको लिख लिए आप लोग? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन क्या निकला इन सारी चीजों का? कंक्लूजन, द presence of electrons at multiple angles, the presence of electrons at multiple angles simultaneously, the presence of electrons at multiple angles simultaneously, the presence of electrons at multiple angles simultaneously showed confirmed the wave nature of electrons, and its intensity was felt maximum when these electron waves interfered constructively। लिखिए, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक ही साथ बहुत सारे एंगल्स पर मिलना, एक ही साथ इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल एंगल्स पे मिलना, यह बात शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर अपना शो कर रहा है, और उसकी इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे मैक्सिमम मिलने का मतलब है कि उस एंगल पे वो इलेक्ट्रॉन आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। लिखिए, चलिए आइए अब इधर। मान लो ये आपका निकल क्रिस्टल था, ठीक है। ये निकल क्रिस्टल के डिफरेंट एटॉमिक लेयर्स होंगे, डिफरेंट एटॉमिक लेयर्स निकल क्रिस्टल के, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट एटॉमिक लेयर। ये है आपका सेकेंड एटॉमिक लेयर।
इन दो लेयर्स के बीच का जो गैप है, गैप बिटवीन द टू एटॉमिक लेयर्स ऑफ निकल क्रिस्टल, ये कितना है आपका d। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इस निकल क्रिस्टल पे आ रहा था, स्ट्राइक कर रहा था और स्ट्राइक करके आपका रिफ्लेक्ट बैक कर जा रहा था। मान लेते हैं ये आपका रिफ्लेक्ट किस पे कर रहा था, फाई एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। कितने पे, फाई एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन का एक वेव आया, ये फर्स्ट लेयर से स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके यहां पर रिफ्लेक्ट बैक कर गया। उसी इलेक्ट्रॉन का दूसरा वेव आएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये क्या करेगा, ये आपका मान लो इलेक्ट्रॉन दूसरा वेव आपके निकल क्रिस्टल के सेकंड एटॉमिक लेयर के पास स्ट्राइक किया, ठीक है, स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये भी आपका रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो पहला वाला वेव है, फर्स्ट वेव, और ये आपका सेकंड वेव, जो आपका सेकंड वेव है वो पहले वेव से कितना ज्यादा चला। जब यहां तक, अगर आप यहां तक के पाथ को स्टडी कर रहे हैं तो जो सेकंड वेव है इतना लेंथ ज्यादा चला है, एल मान लो इसको। वापस जब लौटते टाइम रिफ्लेक्शन के बाद वाले पाथ पर अगर आप दोनों का पाथ कंपेयर करेंगे तो फिर से ये वाला जो वेव है कितना ज्यादा चला है, फिर से एल इतना लेंथ ज्यादा चला है। जब दो वेव्स जब डिफरेंट पाथ ट्रेवल करते हैं तो दोनों के बीच में क्या आता है, पाथ डिफरेंस आता है। तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना आ गया आपका, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ये आ गया आपका 2l, l प्लस l 2l आपका आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, इस l का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये l कितना होगा। मान लो ये एंगल आपका कितना था, ये एंगल था आपका मान लो ये एंगल था फाई, ठीक है जी, फाई एंगल था। अगर ये फाई है और ये एंगल मान लीजिए आपका कितना है, थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा यहां लिख लीजिए, थीटा जो है एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर। इंसिडेंट वेव और एटॉमिक लेयर के बीच का एंगल है आपका थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जस्ट अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये दूरी है आपकी d, एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, d cos 90 माइनस थीटा। d cos 90 माइनस थीटा। अगर ये पूरा एंगल, अगर ये पूरा डिस्टेंस दो एटॉमिक लेयर्स के बीच का गैप अगर d है और ये एंगल है आपका 90 माइनस थीटा, तो आपका ये डिस्टेंस कितना हो गया, d cos 90 माइनस। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत? अच्छा ठीक है तो चलो अच्छी बात, अच्छा है बता दिया आपने। इस पॉइंट को मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c। ये क्या है आपका 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लगा दो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या है, बेस आपका कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है आपका AB, ठीक है जी। हमको BC चाहिए, BC ही तो आपका L क्या है, L बराबर BC। तो आप क्या करो, BC के बदले आप लिख दो L अपॉन AB, ठीक है। AB कितना है, AB है D के बराबर। तो आपका यहां से क्या आ गया, L इज इक्वल टू AB cos 90 माइनस थीटा, और AB कितना है D के बराबर, तो L कितना हो गया आपका D cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो आपका L कितना हो गया, L हो गया आपका D साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आपका L कितना हो गया, D साइन थीटा। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना है, 2L, L प्लस L, तो टोटल पाथ डिफरेंस डेल्टा x आपका कितना आ गया, 2L मतलब 2D साइन थीटा। आया समझ। तो दो वेव्स थे, दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस आपने निकाल लिया 2D साइन थीटा। कल हमने पढ़ा था कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा x होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, n लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। पढ़ा था हमने कल। तो आप क्या करेंगे, हम 2D साइन थीटा को हम क्या कर देंगे, n लैम्बडा से इक्वेट कर देंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आया समझ। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ। क्या बोलते हैं, ब्रैग्स लॉ। लिखिए यहां तक। चलिए जी, तो आप कहां तक हम लोग पहुंचे, हम लोग पहुंचे हैं 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, मेरा इक्वेशन आ गया है।
इस इक्वेशन के हेल्प से ये जो लैम्डा, लैम्डा मतलब क्या, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हम निकाल सकते हैं? अगर मेरे को डी पता हो, अगर मेरे को थीटा पता हो, तो क्या हम लैम्डा निकाल सकते हैं? लैम्डा मतलब क्या, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम चाहते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। डी जो है, डी क्या था? डी था आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू एटॉमिक लेयर्स ऑफ निकल। ये कितना होता है डी का वैल्यू? डी का वैल्यू होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम्स फॉर निकल क्रिस्टल। द डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक लेयर्स इज 0.91 एंगस्ट्रॉम्स। डी हमको पता चल गया। थीटा मेरे को चाहिए। भाई देखो, ये एंगल था आपका थीटा, ये पूरा एंगल था आपका फाई, पूरा एंगल था फाई, तो ये कितना हो गया? 5/2। ये भी हो गया आपका 5/2। थीटा प्लस 5/2 90 डिग्री बना रहा है। थीटा प्लस 5/2 कितना बना रहा है? 90 डिग्री। और आपने एक्सपेरिमेंट से देखा है कि आपका फाई का वैल्यू जब 50 डिग्री था, फाई का वैल्यू जब 50 डिग्री था, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही थी, मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। आपने बोला था, आपने फ्रॉम एक्सपेरिमेंट आपने देखा कि फॉर फाई इक्वल टू 50 डिग्री आपका कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा था। तो फाई का वैल्यू हो गया आपको 50 डिग्री। इस इक्वेशन में फाई का वैल्यू 50 रख दो, थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो थीटा प्लस 50/2 कितना? 25 बराबर 90। तो थीटा कितना आ गया आपका? 65 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू आपने निकाल लिया, डी का वैल्यू आपको पता है, आप लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। डाल दीजिए वैल्यूज में। तो 2 इंटू डी, डी कितना है? 0.91 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम्स में डालिए। और आपका ये कितना आ जाएगा? इसको एंगस्ट्रॉम में ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको एंगस्ट्रॉम में ही रहने दीजिए। 0.91 एंगस्ट्रॉम्स इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री बराबर n का वैल्यू 1 ले लो, n का वैल्यू 1 ले लोगे तो होगा आपका लैम्डा। लैम्डा जो यहां से आता है, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर। 1.65 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर। ये किसका आया? ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। कब, कहां पर? जब आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम था, जब थीटा का वैल्यू, जो आपका फाई का वैल्यू 50 था, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, तो आपका वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम वेवलेंथ निकालें और अगर वो इसके बराबर आ जाए, तो डी ब्रोगली साहब ने जो बात बोला था वो बात सही हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट से आपने वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का इतना निकाला, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला है। और डी ब्रोगली साहब ने जो फॉर्मूला दिया था लैम्डा इक्वल टू h/mv, अगर वहां से हम अगर हमको सेम वेवलेंथ मिल जाए तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई, डी ब्रोगली साहब जो बोले थे एक्सपेरिमेंट से दोनों बातें दोनों आपस में मेल रख रही हैं, तालमेल दोनों में बैठ रहा है, तो डी ब्रोगली साहब का हाइपोथेसिस करेक्ट था। तो आप लिखिए फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा क्या होता है? h/p। और हमने इसका और भी, कल जो हम पढ़ रहे थे इसमें हमने और भी फॉर्मूला डिराइव करा था। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना आया था? इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बताइए। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ, हमने दो चीजें, एक हमने देखा था लैम्डा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, लैम्डा इक्वल टू h/mv। फिर हमने देखा था लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, h/√2m × k। फिर हमने पढ़ा था लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वो कितना आया था? √150/v, जो कि कितना आया था? 12.27/√v, जहां v क्या था? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का कल हमने फॉर्मूला देखा था 12.27 डिवाइडेड बाय √v, जहां v होता था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो किस पोटेंशियल के लिए आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली थी? या आपका पोटेंशियल 54 वोल्ट था। तो आप लैम्डा फॉर 54 वोल्ट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 12.27 डिवाइडेड बाय √54। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम्स। मतलब कि एक्सपेरिमेंट से आपने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाला, 1.65 एंगस्ट्रॉम्स आया। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आपने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाला, जो इसके बहुत करीब 1.67 एंगस्ट्रॉम्स आया। मतलब कि कहीं ना कहीं डी ब्रोगली साहब ने जो बात कहा है, जो आपको फॉर्मूला दिया है, जो अपना हाइपोथेसिस दिया है, वो सही दिया है ना? तभी तो आपका दोनों रिजल्ट तभी तो आपका मैच कर रहे हैं,
है कि नहीं? तो हम ये बोल सकते हैं कि हम यहां पर इसको पहले यहां तक लिखिए, फिर हम लिखवाते हैं। अच्छा, डी ब्रोगली जो हम लोग इनका पूरा हाइपोथेसिस डी ब्रोगली नाम बोल करके पढ़ लिए ना, इनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नाम का है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। और हम लोग इंडिया में इनको क्या बोल देते हैं? डी ब्रोगली, बट इनका नाम का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉय। तो हम लोग पढ़ना चाहिए डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अब जैसे देखो, जो आपका विदेशी लोग होता है वो भी तो हम लोग का देसी नाम सही नहीं ले पाता है। जैसे जब कमेंट्री करता है लोग, तो महेंद्र सिंह धोनी को बोलता है महेंद्र सिंह धोनी धोनी बोल ही नहीं पाता है वो लोग, धोनी। विराट कोहली को विराट कोहली। तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग भी क्या डी ब्रॉय को बोल देते हैं डी ब्रोगली। लिखिए, द wavelength of electrons suggested by de Broglie hypothesis. The wavelength of electrons suggested by de Broglie hypothesis is approximately equal to the wavelength of electrons which came from the experimental from the Davison and Germer experiment. Thus this experiment confirmed the dual nature of electrons, that is the dual nature, that is the de Broglie hypothesis. इस एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म कर दिया। कैसे कंफर्म किया? क्योंकि जो वेवलेंथ डी ब्रॉय सजेस्ट कर रहे थे वही वेवलेंथ आपको इस एक्सपेरिमेंट से भी देखने को मिला। और क्योंकि दो आपस में सेम है दोनों, तो हम बोल सकते हैं भाई कि हाँ, डी ब्रॉय साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी। है समझ में? लिख लिए।